नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि टेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ये चीज ध्यान में रखने की बात है कि जो टेट का एग्जाम आप लोग जो देने वाले हैं, इसमें टेट में 30 अंक जो होंगे वो आएंगे ईवीएस सेक्शन से। और चूंकि 10 से ज्यादा दिन, 10-12 दिन अभी शेष रह चुके हैं, 10 दिन 12 दिन बाकी हैं अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब। तो अगर ये सारे वीडियोस करीब जो है 8 से 10 वीडियोस मैं ईवीएस के डालूंगा और छोटे छोटे वीडियोस होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे। ये सारे वीडियोस अगर करते हैं तो लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे बड़े आसानी के साथ। तो समझिए, अगर 150 में से अगर आपने 25 क्वेश्चन कर लिया अभी अभी, जबकि आपको पासिंग में 90-97 चाहिए होगा, तो आपको आने वाले जो बाकी के जो चीजें करनी होंगी वो कम रह जाएंगी, क्योंकि फिर आपके पास 120 क्वेश्चन बच जाएंगे और 120 में से आपको कम क्वेश्चन करने रह जाएंगे। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हैं कि ईवीएस के 25 क्वेश्चन तक कर ले जाएं, तो बड़े आसानी के साथ आप एग्जाम को जो है क्रैक कर ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो ये ईवीएस का पोर्शन है, इसमें इस बार जो है बायोलॉजी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो बायोलॉजी का भी पूरा पोर्शन कवर कर दूंगा ये 8 से 10 क्लास के अंदर ही। और साथ में जो आपका संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी मैं कवर कर दूंगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बल्कि जुड़े रहना है और साथ में शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइब भी चैनल को कर लो, क्योंकि आगे आकर आपको जो जब जब भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा उस समय करंट अफेयर्स में बताऊंगा आपको। देखो, पिछली बार जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें से 30 में से जो है 25 क्वेश्चन मेरे डायरेक्टली आए थे और 2 क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे गए थे। टोटल 27 क्वेश्चन 30 में से पूछा गया था, जो मैंने बताया था वहीं से आया था। तो अगर 30 अंक में से 25 प्राप्त करने हैं तो सारी वीडियोस को बड़े अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो अर्थ के ऊपर 3 बड़े बड़े स्फीयर पाए जाते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करें एटमॉस्फेयर की बात करें या वायुमंडल की बात करें, तो वायुमंडल क्या है? ये जो आपको जो हवा दिखाई पड़ रही है, एयर दिखाई पड़ रहा है, यानी भूमि सतह के ऊपर जो भी है वो क्या है? एटमॉस्फेयर है, आपका वायुमंडल है। अब हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो जल मंडल है, जल के अंदर जो भी जीवन पाया जाता है वो बायोस्फीयर। और आगे है ये आपका लिथोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल, स्थल के ऊपर जो भी चीज है। तो क्या पूरे स्थल मंडल पे जीवन है? क्या पूरे हाइड्रोस्फीयर में जीवन है? क्या पूरे एटमॉस्फेयर में जीवन है? नहीं भाई, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप एक्सट्रीम पर जाते हैं तो यहां पर कोई जीवन नहीं प्राप्त होता है ना। अगर मान लो कि आप यहां से जो है ऊपर उठते चले जाइए, ऊपर चलते चले जाइए और ज्यादा ऊंचाई तक जाएंगे तो वहां पर फिर कोई जीवन नहीं दिखाई पड़ेगा। वैसे ही जल के अंदर जितने नीचे चलते चले जाएंगे, धीरे धीरे जीवन प्राप्त होना आपको बंद हो जाएगा। वैसे ही लिथोस्फीयर में भी एक लिमिटेड है। यहां पर अगर नीचे आप जाते हैं तो कुछ गहराई तक जाने के बाद आपको जीवन नहीं मिलेगा। तो जीवन कहां मिलेगा? जीवन यहां मिलेगा। यहां का मतलब कि जो भी आपका कॉन्फिडेंस जोन है, जहां पे मीटिंग, जहां पे ये तीनों ही आपस में मिलते हैं और जीवन योग्य वातावरण का निर्माण होता है, जो स्वीट पोर्शन होता है, उसी को कहा जाता है बायोस्फीयर, क्योंकि यहीं पे जीवन पाया जाता है। बायोस्फीयर का मतलब जैव मंडल। अब हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम एटमॉस्फेयर भी पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ेंगे और लिथोस्फीयर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बायोस्फीयर के बारे में, यानी जैव मंडल के बारे में। जैव मंडल क्या है? जहां पर जीवन पाया जाता है। अब जहां जीवन पाया जाएगा उसमें 2 बड़े बड़े जो है बायोम्स पाए जाते हैं। बायोम जो सिस्टम होता है यहाँ पे पाया जाता है। कहां पे? स्थल पे और जल में। तो स्थल पर और जल पर ये इसी को कहा जाता है बायोस्फीयर, जो बड़े बड़े पाए जाते हैं। यहां पर ही बायोस्फीयर बनेंगे, यहीं पे आपका इकोसिस्टम बनेगा। तो हम इसमें सबसे पहले स्थलीय बात करें तो स्थल में जो है इसके 3 मुख्य रूप से आपके जो कंपोनेंट होते हैं, 3 से मिलकर बना होता है। क्या क्या? सबसे पहले पादप प्रणाली होगी, यानी कि आपका प्लांट सिस्टम, फिर एनिमल सिस्टम और फिर सॉइल सिस्टम। तो ये देखो, यहाँ पे प्लांट पाया जा रहा है। यहाँ पे अगर चलने के लिए अगर यहाँ पे गाय आ गई, सांड आ गया, तो वो भी क्या? एनिमल सिस्टम हो गया। और किसमें उगाया गया? ये तो भूमि में उगाया गया, तो ये मृदा प्रणाली आपके हो गया। अब इसके बात करें कि आपका जलीय बायोम, इसमें भी 3 कंपोनेंट हैं। कौन से? एक तो पादप प्रणाली पाया जाएगा, फिर पशु प्रणाली पाया जाएगा और उसके बाद इसमें पोषक तत्व। तो वहां पे क्या पाया जाता? वहां पे सॉइल पाया जाता था। और यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा। तो ये देखो, इस प्रकार से कुछ आपको आपका जलीय बायोम दिखाई पड़ते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं, एक चीज जो टर्म आता है जिसको कहते हैं आप लोग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है भाई? इन्वायरमेंट जरा सोचिए एक बार। इन्वायरमेंट उसे कहते हैं जो भी आपके आसपास की चीजें जो आपको प्रभावित करती हैं,
जिनसे आप प्रभावित होते हैं वही क्या है, आपका इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और उस कमरे के अंदर लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, वहां पे आपकी बिल्ली भी है, वहां पे आपका कुत्ता भी है, तो ये क्या आपका इन्वायरमेंट है। आप घर से बाहर निकले तो घर के अंदर बाहर जो भी चीजें आपको प्रभावित कर रही होती हैं वो आपका क्या है, वो इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट क्या हो गया, आपके आसपास की वो चीजें जिससे आप प्रभावित होते हैं वो क्या कहेगा, इन्वायरमेंट। अगर सैन फ्रांसिस्को में मान लो कोई बैठा हुआ है, एक गाय है वहां पे, है ना, और आप हैं यहाँ पे लखनऊ के अंदर या फिर इलाहाबाद में या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी है, तो क्या वो गाय जो है जो सैन फ्रांसिस्को में है वो आपके इन्वायरमेंट में है? नहीं, क्योंकि उससे आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आई। अब इन्वायरमेंट के दो फैक्टर हो सकते हैं ना, एक हो सकता है बायोटिक यानी कि जैविक, और दूसरा क्या हो सकता है, वो हो सकता है अबायोटिक। अबायोटिक यानी कि अजैविक। तो बायोटिक का मतलब जो उसमें जीवन होता है, जैसे कि आपके घर में चूहा है, बिल्ली है, कॉकरोच है, ये सब क्या है, ये बायोटिक जिससे आप प्रभावित होते हैं। कॉकरोच से आप डर गए तो वो भी आपका क्या है, इन्वायरमेंट है। अबायोटिक फैक्टर में जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस टेबल पे बैठे हैं, जिस मोबाइल पे आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये अबायोटिक फैक्टर हो गया जो इन्वायरमेंट के अंदर है। अब यहीं से बनता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी को या पारिस्थितिकी को अगर डिफाइन करें, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आपको अगर इसकी परिभाषा चाहिए होगी तो आप जो भी मीडियम से हैं उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, मैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले याद रखना कि साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। इकोलॉजी क्या होता है, एक साइंटिफिक स्टडी। लॉजी का मतलब ही क्या होता है, अध्ययन होता है। कहीं पर भी जैसे बायोलॉजी आ गया तो बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है जीवन, लॉजी का मतलब अध्ययन, तो जीवन का जो अध्ययन है यही क्या हो गया, बायोलॉजी। वैसे ही जो आपका एनवायरमेंट है उसका अध्ययन करना क्या हो, इकोलॉजी। इसको क्या कहेंगे आप, साइंटिफिक स्टडी किसका, इंटरेक्शन यानी कि परस्पर क्रिया किसका, ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। जो फिजिकल इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जो परस्पर क्रिया करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के हम लोग जानते हैं। समझ में आया। इसमें क्या याद रखना है, एक अध्ययन होगा, ये याद रखना है, इंटरेक्शन होगा किसके बीच में, इन्वायरमेंट और जो भी जीव होगा उसके बीच में। अब एक जो साइंटिस्ट थे, कहा थे जर्मनी के थे, इनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने एक शब्द का उपयोग किया, इकोलॉजी। इसी से शब्द से क्या बना, इकोलॉजी बना है। और इकोस का मतलब क्या होता है, हाउस, और लॉजीज का मतलब समझिए, आपको बता दिया कि अध्ययन होता है, तो याद रखेंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं, यहां से शब्द एक चीज आता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इन्वायरमेंट बताया कि जो आपको जो फिजिकल इन्वायरमेंट जो प्रभावित करता है, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते थे। इकोलॉजी, अब उसी का अध्ययन कर दिया आपने। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम है एक फंक्शनल यूनिट नेचर का क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और साथ में अपने आप के अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के जो भौतिक वातावरण है उसके साथ भी ये जो क्रिया करते हैं, यही क्या होता है, इकोसिस्टम। तो एक चीज याद रखना, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है। याद रखना क्या है, फंक्शनल यूनिट है, जहां पे जीव आपस में और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में परस्पर क्रिया करते रहते हैं, इसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। अब जैसे इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहां पे जीव आपस में इंटरेक्शन कर रहा है और कितने वातावरण से। जैसे मान लो कि ये एक जल की बूंद है, अब इसमें एक वायरस है या फिर एक बैक्टीरिया, वायरस चलो जब भी सेल से बाहर होता है तो वो क्या होता है, अबायोटिक यानी निर्जीव होता है, और जब सेल के अंदर होता है तो सजीव होता है। लेकिन बैक्टीरिया अगर मान लो एक है, तो इस बैक्टीरिया के लिए ये जल की बूंद ही इसका क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम, क्योंकि ये इसी में सर्वाइव कर रहा है। बात समझ में आई। अब मान लीजिए आप है, आप लखनऊ के अंदर ही रह गए, लखनऊ में ही घूम रहे हैं, यहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका इकोसिस्टम क्या है, लखनऊ के अंदर बना हुआ है। एक मछली एक तालाब के अंदर है, तो अगर ये मछली तालाब के अंदर है तो इस मछली का जो इकोसिस्टम क्या होगा, वो ये तालाब इसका मछली का इकोसिस्टम हो गया। बात समझ में आई। तो क्या ये फंक्शनल यूनिट जो कि सेल्फ सस्टेन करने में काफी हद तक ये समर्थ होता है, इसी को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। अब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका अबायोटिक, अबायोटिक यानी कि अजैविक, और दूसरा क्या होगा, बायोटिक यानी कि जैविक, है ना। अब ये देखो अबायोटिक में क्या क्या आ जाएगा, सन की लाइट जो आपको प्राप्त हो रही है, इससे आपको टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो आपके बादल होंगे, जो जल पाया जाएगा, जो भूमि पाई जाएगी, ये सारे के सारे क्या है, अबायोटिक। आपके कमरे के अंदर चेयर, आपका टेबल, आपके मोबाइल, फैन, जो लाइट जल रही है वो, तो ये सारे क्या है, अबायोटिक। अब बायोटिक फैक्टर में क्या हो जाएंगे,
बायोटिक फैक्टर में ये आपका जितने भी हैं पेड़ पौधे हो गए, यहाँ पे जितने भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं, वो फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जो है बायोटिक फैक्टर के अंदर, यानी कि जैविक फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। बात समझ में आई? अब हम जो है देखेंगे इसके जो है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम के 4 मेनली कंपोनेंट होते हैं, और सबसे पहले अजैविक भाग, यानी कि जो निर्जीव वातावरण होता है उसको अजैविक भाग कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि वायु, आपका जल, भूमि, ये सारे के सारे क्या है, अजैविक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, देखो भोजन के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं कि वो स्वपोषी है, और दूसरा कह सकते हैं कि परपोषी है ना। तो दूसरा इसका जो कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, दूसरा कंपोनेंट है उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर। इसको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है ना। अब क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं भोजन निर्माण करने के लिए। कैसे? सनलाइट का उपयोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। अब किसका इसमें यूज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, इनका यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं। अब इसके बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे जब प्रकाश संश्लेषण की बात हम करेंगे तब। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन निर्माण करने के लिए सक्षम होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इन्हीं को उत्पादक या स्वपोषिया कहते हैं, या स्वपोषी का मतलब ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अब इसका तीसरा कंपोनेंट है परपोषी। परपोषी को कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। अब ये क्या करते हैं, ये अपना देखो स्वपोषी अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता था, यानी वो स्वनिर्भर था, लेकिन परपोषी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। अब वो जीव पेड़ पौधे भी हो सकते हैं या कोई दूसरा जीव हो सकता है जिसको वो मारकर खा जाए, तो क्या बोलेंगे इसको, परपोषी। परपोषी का मतलब हेट्रोट्रॉप का सीधा है कि अपने पोषण के लिए वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। ये तीसरा कंपोनेंट हो गया। और जो चौथा कंपोनेंट होता है वो बोलते हैं डेट्रीवोर। डेट्रीवोर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड यानी मृत चीजों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि डिकेइंग प्लांट, यानी कि कोई प्लांट जो धीरे जो सड़ गल रहा हो, या एनिमल जो है वो सड़ गल रहा हो। जैसे डेड बॉडी होती है ना, वो कहीं फेंक दी गई तो धीरे धीरे वो सड़ गल के समाप्त हो जाती है। कैसे? क्योंकि उसको खा जाते हैं। कौन? ये डेट्रीवोर जो होते हैं ये उसको खा जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये डेट्रीवोर हो गए। तो अब ये 4 कंपोनेंट हो गए। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपका, सबसे पहले अजैविक, दूसरा स्वपोषी, तीसरा परपोषी और चौथा डेट्रीवोर। देखो डेट्रीवोर भी एक प्रकार से परपोषी ही है, लेकिन इनको अलग करके रखा जाता है क्योंकि ये मृत सड़ी गली चीजों पर इनका जीवन निर्भर करता है। अब जैसे आप लोग खाते हैं ना, मशरूम खाते हैं। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का फंगस है। तो डेट्रीवोर क्या है? फंजाई हो गया आपका, या फिर आपका बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। तो ये फंजाई जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, कुछ कई सारे ऐसे होते हैं जो कि इस सड़े गले चीजों पर ही निर्भर करते हैं। इनको डेट्रीवोर कहा जाता है। बात समझ में आई? हाँ, हालांकि ये भी परपोषी ही होते हैं। अब आगे बात करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? स्थलीय। तो स्थल है तो यहाँ का पर लैंड पर पाया जाएगा, है ना। अब इसमें जो है कुछ चीजें अलग करी जा सकती हैं कि जैसे ये लैंड पर पा रहा है तो भूमि तो खूब है, लेकिन लिमिटेड क्या है? वाटर, यानी जो जल है वो लिमिटेड है। तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर की तरह क्या काम करेगा? वाटर। देखो लाइट की अवेलेबिलिटी भी काफी हद तक यहाँ पे रहती है, लेकिन वाटर के लिए काफी जो है वाटर की मौजूदगी की आधार पर यहां पर इन्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होगा, इकोसिस्टम का नेचर बदलता चला जाएगा, है ना। तो कहीं पे डिजर्ट पाया जाएगा, कहीं पर जो है रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा, कहीं पे ग्रासलैंड पाया जाएगा। ये डिपेंड करेगा लाइट और वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पर। ठीक, ये तो आपका गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कुछ कैरेक्टर है। अब अगर हम बात करें एक्वेटिक, तो ये देखो आपको बैकग्राउंड में आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम दिखाई पड़ रहा है। अब ये इकोसिस्टम में वाटर तो काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे लाइट जो है ये काफी डिपेंड करता है कि लाइट वहां पर पेनिट्रेट करता है या नहीं। तो इसमें जो है काफी हद तक जो है लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह का। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि उसकी वजह से वहां का एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये क्या है? एक्वेटिक इको सिस्टम है। ठीक, अब आते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है वो कैसे फ्लो करती है। तो ऊर्जा फ्लो करने का क्या है भाई? देखो हमारे यहाँ अर्थ के ऊपर प्राइमरी सोर्स किसी भी एनर्जी का क्या है? वो सन है, क्योंकि सन से ही हमें ऊर्जा, तारे हैं क्या उनसे ऊर्जा प्राप्त, चमकते तो हैं लेकिन उनसे हमें इतनी लाइट नहीं मिलती कि हमें उससे ऊर्जा प्राप्त हो सके।
तो जितने भी सोलर रेडिएशन होता है, जितनी भी सन की जो लाइट आती है, उसमें से 50% ही ऐसा होता है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो सके। कितनी लाइट आती है वो केवल 50% टोटल में से। और उनका एक चीज और याद रखो कि ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होता है, ये किस वेवलेंथ का होता है। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ का मतलब है कोई एक तरंग, ये जो तरंग है चल रही है, जैसे लाइट है, जब एक कंप्लीट साइकिल ये पूरा कर ले, यहां से यहां तक की जो पूरी है, इसको कहा जाता है वेवलेंथ। क्योंकि देखो यहां से भी इसका डायरेक्शन सेम हो जा रहा है और यहां पे भी डायरेक्शन सेम हो जाता है, तो इसका मतलब यहां तक एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो जो आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। याद रख लेना, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब ये जितना भी 50% आ रहा था, 50% जो भी आ रहा था, पौधे कितना यूज करते हैं? 2 से 10% केवल यूज करते हैं, और ये 2 से 10% से फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं? ये अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। अब भोजन का निर्माण से ही क्या बनता है? फूड चेन बनता है, ट्रॉपिक लेवल बनते हैं, और उसमें एनर्जी का फ्लो होता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह की अगर हम बात करें तो सन इज द ओनली सोर्स, और दूसरा क्या होता है? इसकी वजह से सन से ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, जरा इसको देखो। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या इनपुट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और प्रेजेंस क्या होना चाहिए? सनलाइट की प्रेजेंस होना चाहिए और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी चाहिए। क्लोरोफिल है, सनलाइट है, और यहाँ पे मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अब इनकी वजह से ये इनपुट से क्या बन जाएगा? यहाँ पे C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये इनपुट है। और यहाँ पर ऑक्सीजन भी बनेगा, जो को बाई प्रोडक्ट होता है। तो आपसे पूछा जाए कि मेन प्रोडक्ट क्या है, तो क्या बताएंगे? ग्लूकोज। और बाई प्रोडक्ट क्या है? तो ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आता है? देखो यहाँ पे तो ये भी ऑक्सीजन रखा है, ये भी ऑक्सीजन रखा है। तो साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, ये कहां से? ये जल से रिलीज होता है। याद रख लेना। और इससे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का या वाटर का? तो रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। रिडक्शन का मतलब अपचयन। इसको रट लेना है। देखो आपको पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, और पूरा केमिस्ट्री जो है याद करने का तरीका नहीं आपको समझना है। बस आपको इतना याद रखना है कि रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लिंडमैन, है ना। लिंडमैन ने कुछ कहा था। लिंडमैन ने एक नियम दिया था जिसको कहते हैं 10% रूल ऑफ लिंडमैन। लिंडमैन ने क्या कहा? लिंडमैन ने कहा कि एक जीव से दूसरे जीव में जब ये भोजन जाता है तो इसमें जो ऊर्जा होती है उसकी मात्रा केवल 10% रह जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ग्रास, ठीक है ना। अब इसको खाने वाला क्या है? ग्रास होपर। ग्रास होपर है। अब ग्रास होपर इसको जो है ग्रास होपर को सांप खाता है, सांप को जो है। तो अब जो ग्रास से जो भी जितनी भी ऊर्जा जाएगी ग्रास होपर में, कितनी ऊर्जा जाएगी? केवल 10% जाएगी, और लगभग 90% ऊर्जा क्या हो जाएगी? वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किसी भी पोषाहार स्तर में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा की मात्रा कितनी जाती है, तो क्या बताएंगे? 10%। मान लो ये ग्रास के अंदर 1000 कैलोरी थी, तो ये ग्रास ऊपर में कितना जाएगा? 100 कैलोरी केवल 10% ही जा पाएगा। ये क्या है? आपका ऊर्जा का फ्लो है, प्रवाह है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रॉपिक स्ट्रक्चर की, ट्रॉपिक लेवल की। तो ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन का जो संगठन होता है, जिसका पैटर्न होता है, वो पोषण संरचना के रूप में जाना जाता है। तो किसी भी ट्रॉपिक कहीं पर भी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन एक जीव से दूसरे जीव में ऐसे ट्रांसफर होता रहता है, एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे घास है, यहाँ पे आपका टिड्डा है, यहाँ पे आपका मेंढक है, यहाँ पे आपका सांप है, यहाँ पे आपका बाज है। ये क्या है? एक जीव से दूसरे जीव में ये भोजन ट्रांसफर होता चला जा रहा है। तो इसी को कहा जाता है आपका पोषाहार स्ट्रक्चर या ट्रॉफिक्स लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक्स लेवल या ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। तो अभी हम जब भी इसको डिनोट करेंगे तो टीएल से डिनोट करेंगे, यानी एक जीव से दूसरे जीव में जाने वाली ऊर्जा को। तो एक समूह से दूसरे समूह में जाती है, इसी को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहा जाता है। याद रखना, पोषी स्तर। अब
जरा हम ट्रॉपिक लेवल को समझते हैं कि ट्रॉपिक लेवल क्या है। मान लो कि ये कोई एक इकोसिस्टम है ना। अब इसमें एक चीज और अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक, और एक होता है कंज्यूमर। तो उत्पादक कौन होता है? जो किसी चीज का उत्पादन करे, है ना, किसी चीज का निर्माण करे, और कंज्यूमर जो उसका उपभोग करे। तो क्या हो गया? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उपभोक्ता, और ये क्या हो गया? ये आपका उत्पादक। तो यहां पर देखो, अगर भोजन का निर्माण सबसे पहले बिल्कुल निचले स्तर में होगा, जिसको हम लोग TL1 से डिनोट करेंगे। तो निचले स्तर में भोजन का निर्माण कौन करता है? ये पेड़ पौधे, घास फूस, एल्गी होगा वो कर लेगा, है ना। तो यहां पर ये लोग क्या कहे जाएंगे? स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहे जाएंगे, स्वपोषी होंगे। और ये जो स्वपोषी होंगे, ये क्या कर रहे हैं? भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब भोजन का निर्माण करे तो क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गए, है ना। लेकिन ये प्रोड्यूसर कैसे हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इसको प्राइमरी कहते हैं, ऐसे प्राइमरी ऐसे लिखेंगे, और इसको इसको डिनोट ऐसे करते हैं, एक बनाकर जीरो ऊपर कर दिया तो किसको? प्राइमरी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि पहली बार भोजन का निर्माण कौन कर रहा है? यही स्वपोषी कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब ये दूसरा जो लेवल होगा, इसको कहा जाएगा TL2, ट्रॉपिक लेवल 2। अब इसमें कौन आएगा? जो इनका ग्रहण करेंगे, जिनको आप लोग हर्बीवोरस या शाकाहारी के नाम से जाने जाता है, हर्बीवोर्स कहा जाता है। अब ये हर्बीवोर्स के ऑटोट्रॉप है? नहीं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉप्स नहीं है। बात समझ में आई? अब क्या ये कंज्यूम कर रहे हैं? तो देखो, ये जो भोजन यहाँ पे निर्माण हुआ था, इसको पहली बार ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनको कहा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन मान लो कि एक बकरा है, वो किसी ग्रासलैंड में है और वो घास खा रहा है, तो क्या बन गया? वो तो हर्बीवोरस। और दूसरा क्या बन गया? प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन उसके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी वजह से जो पाचन होगा, और साथ में उसके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और जो आपका फैट, उसका निर्माण होगा। तो वो भी क्या? एक फूड का निर्माण कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर तो होगा। लेकिन अब क्या होगा? सेकेंडरी प्रोड्यूसर होगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे उसी भोजन का दोबारा से निर्माण हो रहा है, तो ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाएगा। तो क्या याद रखना है कि ऑटोट्रॉप क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो हर्बीवोरस होते हैं वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर कौन से होंगे? ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। अब ये तीसरा जो होगा, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 3, इसमें क्या होगा? इसमें कार्निवोर्स आएंगे। कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी जो जीव होंगे वो पाए जाएंगे। तो अगर ये बात करें तो कंज्यूमर कौन से हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। और प्रोड्यूसर कौन से हो जाएंगे? ये टर्सरी प्रोड्यूसर हो जाएंगे। तो इतना याद रखना है कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल होगा, जो ट्रॉपिक लेवल होगा वही प्रोड्यूसर होगा। TL1 में प्राइमरी प्रोड्यूसर, TL2 में सेकेंडरी, TL3 में टर्सरी प्रोड्यूसर। लेकिन कंज्यूमर TL1 में काउंट नहीं होता है, इसलिए TL2 में आएगा तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, TL3 में आएगा तो सेकेंडरी, सॉरी, TL2 में आएगा तो आपका ये हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, और TL3 में आएगा तो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसके ऊपर भी अगर कोई है TL4 में तो इसका क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टर्सरी कंज्यूमर। और इसको प्रोड्यूसर कौन सा हो जाएगा? ये क्वाटरनरी प्रोड्यूसर हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे टॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा, इसका नंबर भी ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये है प्राइमरी और आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, जो भी है, इसका ये कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का। अच्छा, मान लीजिए कि आप जैसे खाते हैं ना, मुर्गा खाते हैं, तो वो किस में रखा जाएगा? मुर्गा कौन से आपका टॉपिक लेवल में होगा और आप किस टॉपिक लेवल में होगा? जरा सोचिए। देखो, सबसे पहले पेड़ पौधे कौन खाएगा? कीट पतंग खाएंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। कीट पतंगों को कौन खाता है? ये मुर्गा। तो ये किस में आ जाएगा? ट्रॉपिक लेवल 3 में आ जाएगा, है ना। अब इसको, मुर्गे को कौन खाया? आपने, तो उस समय ट्रॉपिक लेवल 4 में आ जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार का भोजन आप ग्रहण करेंगे उस ट्रॉपिक लेवल में होंगे। आपने घास खाया तो घास खाएंगे तो कहां जाएंगे? ट्रॉपिक लेवल 2 में आ जाएंगे। बात समझ में आई? आपने बकरा खाया, बहुत सारे लोग शाकाहारी होंगे तो भाई इसको बुरा नहीं मानना, बस ये पढ़ा रहा हूं मैं। तो वो किस में आ जाएंगे? वो ट्रॉपिक लेवल 3 में आ जाएंगे। अगर आप मुर्गा खाते हो, ट्रॉपिक लेवल 4 में आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये इतना याद रखना कि आपका जो ऑटोट्रॉप केवल टॉपिक लेवल 1 में आएंगे, बाकी सब में जो आएंगे हेटेरोट्रॉप होंगे, यानी कि परपोषी होंगे। ठीक, बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। इसको आप लोग एक बार अगर चाहें तो फिर से ये कॉन्सेप्ट पीछे जाके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि भोजन जो है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता रहता है, परिवर्तित होता है, तो ऊर्जा जो है क्या होगी, एक जीव से दूसरे जीव में जाती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। तो इसी जो क्रम बना हुआ है, इसी क्रम को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। जैसे आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं, यहां देखो, यहाँ पे घास, घास क्या है, ये प्रोड्यूसर है, और क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। बताया था ट्रॉपिक लेवल 1 में आएगा। यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में इसने प्रकाश संश्लेषण करके ही बना लिया भोजन। अब इसको किसने खाया, एक ग्रास होपर ने खाया। अब ये जो ग्रास होपर इसने खाया, ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन इसके अंदर भी तो भोजन निर्माण होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी हो जाएगा। अब यही चीज आगे गई तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आया तो टर्सरी कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर जो है क्या होगा, इससे एक ज्यादा होगा, तो ये टर्सरी प्रोड्यूसर, ये क्वाटरनरी प्रोड्यूसर, ऐसे ये बढ़ता चला जाए। तो ये जो एक चेन बन रहा है ऊर्जा के प्रवाह का, इसी को कहा जाता है फूड चेन। यहां देखो, ये डिकम्पोजर भी यहाँ पे, ये अगर जीव, जो भी जीव है, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, तो अगर इनकी डेड हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इनको कंज्यूम कौन करेगा, ये फंगस है या बैक्टीरिया, ये कंज्यूम करेगा ये, और फिर से जो भी चीजें होंगी वो सॉइल में चली जाएंगी। तो ये पूरा एक साइकिल बनता है, इसे क्या बोलते हैं, इसको फूड चेन कहा जाता है। अब बात करते हैं, फूड चेन हो गया। अब दूसरी बात है खाद्य वेब, यानी फूड वेब क्या होता है। देखो, फूड चेन में अगर मान लो यहां पर ये टिड्डा मर गया, किसी चीज, बहुत तेज गर्मी पड़ गई, मर गया, तो क्या ये सारे के सारे मेंढक चले जाएंगे, तो क्या सारे के सारे जो सांप है वो भी मर जाएंगे, या सारे के सारे बाज वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि वो किसी दूसरे फूड सोर्स पर डिपेंड करने लगेंगे, निर्भर करेंगे, और वो उसी को क्या कहा जाता है, फूड वेव कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे फूड चेन मिलकर एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर करके, एक दूसरे से जुड़ जुड़ कर क्या बनाते हैं, फूड वेव बनाते हैं। तो नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, फूड वेव ही एग्जिस्ट करता है। फूड चेन तो बस डिनोट करने के लिए कि हाँ ये फूड चेन बना हुआ है, लेकिन नेचर में फूड चेन अगर एग्जिस्ट करता तो जीव जो है क्या होते, वो समाप्त हो जाते। बल्कि क्या, फूड वेव, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर ये है तो ये डियर भी घास खा रहा है, ये खरगोश भी खा रहा है, और लायन को अगर मान लो डियर नहीं मिला तो वो खरगोश को खाकर वो जिंदा रह लेगा। तो ये फूड वेव नेचर में एग्जिस्ट करता है, एक दूसरे से बहुत सारे फूड चेन आपस में जुड़ जुड़कर फूड वेव का निर्माण कर लेते हैं। याद रहेगा, चलिए ठीक है। अब एक चीज होता है कि ग्रेजिंग फूड चेन किसको कहते हैं। दो तरह के फूड चेन होंगे, एक होगा ग्रेजिंग और दूसरा होगा आपका डेट्रीवोर, यानी जो फूड चेन होता है वो होगा। तो चारण यानी आहार श्रृंखला कहां से स्टार्ट होगा, ये ग्रेजिंग से स्टार्ट होगा, यानी घास है या पेड़ पौधे हैं उनको खाने से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट जो लेवल होगा वो प्लांट से या प्रोड्यूसर से यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसके बाद हर्बीवोरस आएंगे, और उसके बाद फिर वो एनर्जी का पूरा क्रम चलेगा। अगर यही जो है कहां पर है, जल के अंदर है, तो प्लैंक्टोन्स, जू प्लैंक्टोन्स, फिश, रैबिट, फॉक्स, इस तरीके से ये पूरा का पूरा चेन चलेगा। इसी को क्या कहते हैं, ग्रेजिंग। अब दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि अपरद खाद्य श्रृंखला। अब ये वो होती है, इसकी शुरुआत होती है, कोई भी जीव जब मर जाता है तो उसको डिके करने के लिए जो डेट्रीवोरस होते हैं, अपघटक जो होते हैं, जिनको अपघटक कहते हैं, जो छोटे छोटे चीजों में तोड़ देता है, तो उनके ऊपर ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन, जिसकी शुरुआत कहां से होती है, वो किसी सड़े गली चीजों से उसको धीरे धीरे समाप्त करने से, उसको अपघटित करने से, वहां से शुरुआत होती है इसकी। एक शब्द आता है स्टैंडिंग क्रॉप या तैयार शस्य, इसको खड़ी फसल भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या मतलब होता है, देखो जितने भी आपके पेड़ पौधे जो मौजूद हैं ऊर्जा प्रणाली के अंदर, और जो जीवित जीव मौजूद है, उनकी मात्रा को जो है पूरी तरीके से जो दर्शाया जाता है, उसी को कहा जाता है तैयार शस्य। अगर कोई भी जो मृत हो चुका है, ठीक है ना, तो उसको तैयार शस्य नहीं माना जाएगा, बल्कि वो अगर जब जीवित सामग्री है तभी उसको स्टैंडिंग क्रॉप माना जाए। मान लीजिए कि आप जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जीवित जीव हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं, आपके गाय भैंस, अपना ह्यूमन, ये सभी शामिल हैं, तो इनके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड है, जितनी मात्रा में एनर्जी मौजूद है, उसी को कहा जाता है तैयार शस्य या स्टैंडिंग क्रॉप। तो यहां तक आज की क्लास में रखते हैं। कल हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में मैं जो वीडियो बनाऊंगा, जल्दी में लेकर आऊंगा ये वीडियो, इसमें हम लोग पिरामिड्स के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके आगे चर्चा करेंगे जो बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। 30 नंबर का सवाल है, सीधे सीधे ईवीएस में पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। और उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जब शिक्षक भर्ती के समय करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, और
लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित वीडियो भी आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।